Hello everyone, welcome to TechnoCharts session. In today's session, we are going to discuss about position sizing, risk management, and how you can trade small cap and mid cap stocks with proper position size and risk management basically, right? तो अभी तक हमारे साथ में ऐसा हुआ था कि हर बार हम बुल रैली में पैसा बना रहे थे और पैसा बनाने के बाद में कोई भी करेक्शन आ रहा था फास्ट एंड फ्यूरियस, तो उसमें हमें लॉस हो रहा है, राइट? अगर हमने ये वाली रैली में लेट्स से कि मार्केट ये पॉइंट से ये पॉइंट में 30% ऊपर गया, बट ये पॉइंट से ये पॉइंट में मार्केट गिरा 15% नीचे और 20% नीचे में हमें जो लॉस हुआ, ये जो लॉस इसमें हमें लॉस हुआ ये गेन से ज्यादा हुआ। तो हर बार हमारे साथ में ऐसा ही होता था, एटलीस्ट मेरे साथ में ऐसे ही होता था कि जब भी मैं प्रॉफिट कर रहा था वो लाख रुपए का प्रॉफिट हो तो रहा था, बट एक भी बड़ा पुल बैक आ रहा था तो उसमें मुझे लाख रुपए से ज्यादा लॉस हो जा रहा था, राइट? तो इस बार एक सिस्टमैटिकली एक सिस्टम को हमने फॉलो करने की कोशिश करी। मैंने बताया भी था कि 21 ईएमए जो है वो काफी एक अमेजिंग इंडिकेटर है जिस विच कैन डेफिनेटली चेंज योर लाइफ। नाउ व्हाई 21 ईएमए? 21 ईएमए बेसिकली विल help you to identify the average price of a stock or an index of the last 1 month। एक महीने के अंदर 21 ट्रेडिंग सेशंस होते हैं, 21 से 22 ट्रेडिंग सेशंस होते हैं। तो इधर यू कैन यूज 20 ईएमए, 21 ईएमए और 22 ईएमए बेसिकली। तो एवरेज आप, मैं 20 और 22 का एवरेज 21 ईएमए का इस्तेमाल करता हूं मेरे चार्ट्स में to identify the average price of the average trading price of a stock over a 21 day period। Now इंडेक्स के चार्ट में भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? इससे आपको एक सिंपल रूल आप फॉलो कर लीजिए। अगर इंडेक्स 21 ईएमए के ऊपर है तो मैं बुलिश ट्रेड लूंगा, अगर इंडेक्स 21 ईएमए के नीचे है तो मैं कोई ट्रेड नहीं लूंगा या बेरिश ट्रेड लूंगा इफ यू आर ट्रेडिंग इन एफएनओ, राइट? तो इस केस में हम देखेंगे कि हमेशा जब भी इंडेक्स 21 ईएमए के ऊपर जाता है तो कितना अच्छा, हर बार देखिए 21 ईएमए के ऊपर इसने रैली करना स्टार्ट करा, एक बार इसने ब्रेकडाउन दिया, फिर से रैली कंटिन्यूड, रैली इधर चालू हुई और फाइनली इधर इसने इधर एक ब्रेकडाउन दे दिया, राइट? तो पूरी रैली जो आई थी इस पर्टिकुलर इंडेक्स की, स्मॉल कैप इंडेक्स की, वो आई थी 21 ईएमए के ऊपर। तो कोई भी स्टॉक को अगर ऊपर जाना है तो वो 21 ईएमए को जरूर फॉलो करेगा, डेफिनेटली फॉलो करेगा। हर बार पुल बैक करेगा 21 ईएमए के पास में। इट विल प्रोवाइड यू अ गुड रिस्क टू रिवॉर्ड एंट्री इन एनी काइंड ऑफ स्टॉक और एन इंडेक्स। तो आप अगर रैंडमली बाय नहीं करना चाहिए, आपको हमेशा बेस फॉर्मेशन का वेट करना है। अभी बेस फॉर्मेशन का मतलब क्या है? बेस फॉर्मेशन बेसिकली यू हैव टू वेट फॉर अक्यूमुलेशन इन एनी काइंड ऑफ स्टॉक और एन इंडेक्स। हम स्टॉक्स के रेफरेंस में बात करेंगे कि अगर कोई भी स्टॉक ऊपर जाता है ऐसे धीरे धीरे करके, हमें उधर एक अक्यूमुलेशन का साइन दिखना चाहिए कि बायर्स और सेलर्स एक फाइट कर रहे हैं प्राइस को ऊपर और नीचे पुश करने की। और ये जो अक्यूमुलेशन पीरियड होना चाहिए, ये पीरियड होना चाहिए नियर द 52 वीक हाई। ओके, ये 52 वीक हाई के पास में अक्यूमुलेशन होना चाहिए। वॉल्यूम ऑन अप डेज हैज टू बी ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑन डाउन डेज। तो ये जब भी प्राइस ऊपर जा रहा है, ओके, जब भी प्राइस ऊपर जा, इधर प्राइस ऊपर गया, इधर प्राइस ऊपर गया, वॉल्यूम बार्स है, इधर आपके जो वॉल्यूम बार्स है वो बड़े, और जब भी प्राइस नीचे आ रहा है तो आपके वॉल्यूम बार्स की साइज जो है वो कम होनी चाहिए, इन वेरी सिंपल लैंग्वेज, राइट? तो अभी इस पर्टिकुलर चार्ट में देखेंगे, इसमें आपको वॉल्यूम नहीं दिखेगा, इसमें आपको दिखेगा कि हर बार कंसोलिडेशन हो रहा है, कंसोलिडेशन के बाद में ब्रेकआउट आ रहा है, फिर कंसोलिडेशन हो रहा है, फिर ब्रेकआउट आ रहा है। फाइनली इस कंसोलिडेशन के बाद में, इधर कंसोलिडेशन में इसमें ब्रेकडाउन आ गया। नाउ रूल नंबर 1 ये है, ये रूल आप फॉलो करना स्टार्ट करो कि सिंपल, एंट्री करते से ही आपको प्रॉफिट दिखना चाहिए, एंट्री करते से ही आपको प्रॉफिट दिखना चाहिए। मैंने अगर स्टॉक में 100 रुपए में एंट्री करी तो वो प्राइस 100 रुपए के नीचे एंट्री करते से ही, एंट्री करने के बाद में नहीं जाना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि इधर योर एंट्री शुड बी परफेक्ट। अगर आपकी एंट्री परफेक्ट है तो आपको क्या, दो दो चीज होगी कि एंट्री करते से ही आपको प्रॉफिट दिखेगा या एक छोटा सा लॉस दिखेगा 7% के आसपास। अब हमें एक सिंपल रूल फॉलो करना है कि मैक्सिमम स्टॉप लॉस इन एनी काइंड ऑफ ट्रेड should not be more than 7%। It should not be more than 7% in any kind of trade। अगर आपका स्टॉप लॉस, ये बेस फॉर्मेशन के बाद में अगर आपको दिख रहा है कि स्टॉप लॉस मेरा 7% के ऊपर जा रहा है, तो उस ट्रेड को मैं एंटर ही नहीं करूंगा।
Don't enter into such trades where your stop loss is going above 7 to 8%. This will save huge losses, I can assure you. एंड देखो, सबसे ज्यादा फायदा सबसे ज्यादा फायदा मुझे कौन से ट्रेड्स में हुआ? ऐसे ट्रेड्स में जहां पर मैंने ऑन दी ब्रेकआउट एंटर किया है, कि ये अगर मेरा ब्रेकआउट का लेवल है तो मैंने एंटर किया ऑन दी ब्रेकआउट, नॉट आफ्टर द ब्रेकआउट, नॉट बिफोर द ब्रेकआउट। आफ्टर द ब्रेकआउट का मतलब क्या है? ब्रेकआउट का लेवल है, मैं स्टॉक में एंटर कर रहा हूँ 110 रुपए कैंडल एट द एंड ऑफ द डे। तो जब मैं 110 रुपए में एंटर करूंगा तो मेरे पास में स्टॉप लॉस ही नहीं है, मेरे पास में स्टॉप लॉस का लेवल जो है वो 15% हो गया। बट अगर मैंने इस लेवल पे एंटर किया होता तो मेरा स्टॉप लॉस कितना हो गया? 5% का। करेक्ट? तो 5% और 15% में मुझे 10% का फर्क आ गया स्टॉप लॉस के अंदर। तो मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो काफी चेंज हो जाएगा इफ आई एंटर अप एनी काइंड ऑफ स्टॉक एट द ब्रेकआउट लेवल। नाउ आफ्टर दिस, एक और चीज, अगर आपकी ट्रेड लेते से ही कंटिन्यूअस आपको लॉसेस हो रहे हैं, आपके अगर ट्रेड लेने से आपको कंटिन्यूअस लॉसेस हो रहे हैं, एक सिंपल लैंग्वेज में, मैंने एंट्री करी 100 रुपए में, स्टॉक प्राइस इमीडिएटली 95 आ गया। मैंने एंट्री करी 500 रुपए में, स्टॉक प्राइस इमीडिएटली 470 आ गया। इसका मतलब यह है, दो चीज है, कि इधर आपकी एंट्री खराब है, आपकी एंट्री खराब थी, या मार्केट की कंडीशन जो है वो वीक है। क्योंकि अगर आप 10 ट्रेड एंटर कर रहे हो, 10 ट्रेड में से 8 ट्रेड में आपको लॉस हो रहा है, यानी कि मार्केट की कंडीशन उस पर्टिकुलर टाइम पे मार्केट की कंडीशन वीक है। अगर आपकी एंट्री क्राइटेरिया आपकी अगर एंट्री क्राइटेरिया परफेक्ट है तो उस समय में आपकी जो मार्केट की कंडीशन है वो खराब है ना। इस पीरियड में देखेंगे कि ये जो पीरियड था, इस पीरियड में एवरी ब्रेकआउट विच आई वॉज एंटरिंग, हर ब्रेकआउट को मैं जो एंटर कर रहा था वो मेरे कंटिन्यूस स्टॉप लॉस ले रहा था। आई एंटर्ड 5 to 6 स्टॉक्स एंड ऑल ऑफ द 5 to 6 स्टॉक्स टुक 5 to 7%, मतलब 5 से 8% के रेंज में मैंने स्टॉप लॉस लिया। इफ आई वुड हैव हेल्ड दैट स्टॉक, स्टॉप लॉस नहीं लेता था मैं, और अगर मैं उन उन स्टॉक्स को होल्ड करता था, तो आज वो सब स्टॉक्स 20 to 30% एवरेज डाउन है। Now, if a stock falls 20%, I require 25% gains to come back to break even. मगर इन सिंपल लैंग्वेज, अगर 100 रुपए का स्टॉक 80 रुपए आ जाएगा तो 80 रुपए से 100 रुपए पे जाने के लिए उसको 25% का गेन चाहिए। लॉसेस और प्रोटेक्टिंग योर प्रॉफिट, आपको क्या बोलना है कि आपको आपके प्रॉफिट्स को प्रोटेक्ट करके रखना है और लॉसेस को कट डाउन करना है जितना हो सके उतना फास्ट, बेसिकली। करेक्ट? नाउ ऑल ऑफ द ब्रेकआउट्स व्हिच आर एंटर्ड इन दिस पीरियड, ये हो गया आईआरएफसी मैंने एंटर किया था, इरेडा मैंने एंटर किया था, एमएसटीसी, आईआरबी इंफ्रा, इन सब स्टॉक्स में, इन सभी स्टॉक्स में मुझे काफी बड़ा बड़ा प्रॉफिट हुआ। तो अभी जैसे इरेडा का मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं कि इसमें प्रॉफिट अच्छा हुआ, इसमें मैंने प्रॉफिट बहुत ज्यादा देखा था, बट उतना ज्यादा प्रॉफिट मैंने रियलाइज नहीं किया। अभी हम देखेंगे कि इधर देख लीजिए, इधर इरेडा का चार्ट है, इरेडा के चार्ट में एक छोटा सा बेस बना, स्टॉक प्राइस ऊपर जा रहा था, वॉल्यूम ऊपर जा रही थी, स्टॉक प्राइस पुल बैक कर रहा था, वॉल्यूम वॉज फ्लैट हियर बेसिकली। इस ब्रेकआउट पे मैंने एंटर किया, इस ब्रेकआउट पे मैंने एंटर किया, ब्रेकआउट में एंटर करने के बाद में स्टॉक प्राइस कंटिन्यूस ऊपर चला गया, राइट? I saw an unrealized gain of around 100% in this particular stock. But इधर मुझे एग्जिट करने का मौका ही नहीं मिला। करेक्ट? इधर मुझे एग्जिट करने का मौका ही नहीं मिला और स्टॉक प्राइस फिर से नीचे गिर गया। नाउ आई एग्जिटेड दिस स्टॉक व्हेन दिस स्टॉक क्लोज्ड बिलो 21 EMA at 165 166 रुपीज। तो मुझे कितना गेन मिला? मुझे गेन मिला अप्रोक्सीमेटली 67-68% के पास में, where I saw an M2M gain of more than 100%. So TSL फॉलो करने का एक फायदा यह है कि आप एक बड़ा ट्रेंड कैप्चर कर सकते हो, बट यू विल नॉट बी एबल टू एग्जिट अ स्टॉक एट द टॉप। नाउ एज यू नो कि हम ब्रेकआउट पे थे, तो ब्रेकआउट पे जनरली आपको एंटर करना है इस ब्रेकआउट के लेवल पे। जब भी आप कोई भी स्टॉक में एंटर करना चाहते हो, नाउ मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हाट पीपल आर डूइंग इज पीपल आर एंटरिंग आफ्टर द ब्रेकआउट इज हैपनिंग। ओके, पीपल आर एंटरिंग आफ्टर द ब्रेकआउट इज हैपनिंग। मैं हमेशा ब्रेकआउट
के पॉइंट पे एंटर करता हूँ। तो इससे फायदा क्या होता है कि लेट्स से ऐसा हो सकता है कि हाँ आपने ब्रेकआउट पे एंटर किया और इमीडिएटली मार्केट रिवर्स हो गया या स्टॉक रिवर्स हो गया, तो उस टाइम पे 4 से 5% का स्टॉप लॉस लेना इज अफोर्डेबल, यू कैन अफोर्ड टू टेक दैट स्टॉप लॉस। बट अगर ब्रेकआउट होने के बाद में आप एंटर करते हो और स्टॉक अगर स्टॉक 10% ऊपर चला जाता है, उस केस में उस केस में आपका स्टॉप लॉस जो है वो 15% के आसपास आ जाएगा। बट 15% का स्टॉप लॉस लेना इज एन कंप्लीटली इलॉजिकल आइडिया, बिकॉज एवरी टाइम यू टेक अ ट्रेड because every time you take a trade you need to have you need to have a proper risk to reward and proper risk to reward। ओके, तो रिस्क टू रिवॉर्ड का मतलब क्या है कि अगर मैं 4 से 5% का अगर मैं रिस्क ले रहा हूं, तो मुझे 15 से 20% का कम से कम रिवॉर्ड तो चाहिए उस पर्टिकुलर स्टॉक में। अगर मैं 15% की रिस्क लूंगा, तो क्या मुझे रिस्क टू रिवॉर्ड 1:3 1:4 का मिलेगा? कि अगर मेरी 15% की रिस्क है, तो क्या मुझे उस पर्टिकुलर स्टॉक में हर बार 30 to 45% का प्रॉफिट मिलेगा? क्या ये लॉजिकल है कि कंपेरेटिवली 5% रिस्क पे 15% कमाना ज्यादा इजी है कि 15% रिस्क पे 45% कमाना ज्यादा इजी है? बिफोर टेकिंग एंट्री, इज देयर एनी टाइम पीरियड वी शुड वेट सो दैट प्राइस शुड स्टे एट और अबव द ब्रेकआउट एरिया? नाउ बेसिकली आई wait for just a 15-minute candle to close above the breakout area and enter into that kind of trade। ओके, तो मैं जैसे ही एंटर करता हूँ कोई भी स्टॉक में, वो 15 मिनट का अगर कैंडल इसके ऊपर चले जाता है, तो मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में एंटर कर लेता हूँ। नाउ प्रॉब्लम यह है कि हमेशा स्टॉक का जो ब्रेकआउट लेवल है, वो ब्रेकआउट समझो ये 21 ईएमए है स्टॉक का, तो ब्रेकआउट जो है वो 21 ईएमए के पास में ही आना चाहिए। मैं ऐसे स्टॉक्स में एंटर ही नहीं करता जो 21 ईएमए के 15% के अबव ट्रेड कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये समझो ये ब्रेकआउट हो गया, ये अगर ये एक ब्रेकआउट आया इधर आता है, लेट्स से इधर एक फ्रेश ब्रेकआउट आया, तो क्या मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक को एंटर करूंगा? नहीं, इस पर्टिकुलर स्टॉक को मैं एंटर नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि ये मूविंग एवरेज से 15% की ऊपर डिविएशन है। Any stock that has deviated more than 10 to 15% away from the moving average, you should not be entering into that kind of stock। Very simple rule that you should be following। क्यों? क्योंकि उस केस में रिस्क टू रिवॉर्ड आपके फेवर में है ही नहीं। ये वाला ब्रेकआउट आपके फेवर में था, ये वाला ब्रेकआउट आपके फेवर में था। क्यों? क्योंकि मूविंग एवरेज के पास में ब्रेकआउट आया एंड यू हैव दैट सपोर्ट बिलो द मूविंग एवरेज। ये वाला ब्रेकआउट आपके फेवर में नहीं है। क्यों? क्योंकि ये स्टॉक ऑलरेडी मूविंग एवरेज से काफी डिविएटेड चल रहा है, राइट? तो इन दोनों ब्रेकआउट में काफी फर्क है। आपको हमेशा ये रूल फॉलो करना है कि 21 ईएमए के पास में जब भी स्टॉक आएगा, तभी मैं उस पर्टिकुलर स्टॉक को एंटर करूंगा। अदरवाइज उस पर्टिकुलर ब्रेकआउट को मैं ट्रेड नहीं करने वाला। नाउ यू go and check out all of your losses were due to entering into stocks that were away from moving averages। मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल सी कि हर बार आपको लॉस जब होगा जब आपने रैंडमली कोई भी स्टॉक में एंट्री की है और वो स्टॉक जनरली 21 ईएमए के बहुत दूर ट्रेड कर रहा होगा, तभी इसलिए आपको लॉस हुआ है उस पर्टिकुलर स्टॉक में। तो ये एक चीज आपको ध्यान रखना है ना। उसके बाद में हमने एक टॉपिक डिस्कस किया बेसिकली कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का, कि इधर जो मेरी एंट्री होती है इधर जो मेरी एंट्री होती है उसमें जो रिस्क है कंपैरेटिवली इधर जो एंट्री होती है, क्या ये दोनों रिस्क सेम है मेरे लिए? और इज बोथ द ब्रेकआउट डिफरेंट? इफ यू सी, बोथ द ब्रेकआउट ऑफर अ डिफरेंट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। इधर वाले ब्रेकआउट में आपके पास में एक ट्रेंड आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है क्योंकि वो मूविंग एवरेज से डिविएटेड नहीं है। बट इधर वाले ब्रेकआउट में ट्रेंड आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है क्योंकि ये मूविंग एवरेज से बहुत ज्यादा डिविएटेड है। एंड ऑलवेज रिमेंबर, प्राइस ऑलवेज कम्स बैक टू इट्स मूविंग एवरेजेस, बिकॉज नो प्राइस, डाउनसाइड में भी और अपसाइड में भी, कोई भी स्टॉक प्राइस बहुत ज्यादा प्राइस अपने एवरेज प्राइस से डिविएटेड नहीं रह सकता है। मीन रिवर्जन, इसे इसे कहते हैं मीन रिवर्जन थ्योरी, जहां पर ऑलवेज एवरीथिंग कम्स बैक टू इट्स एवरेजेस।
बहुत ज्यादा भी प्राइस ऊपर चला गया तो नीचे गिरेगा, बहुत ज्यादा भी प्राइस अगर नीचे चला गया एक बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में तो ऊपर आ जाएगा, बेसिकली पुल बैक करेगा, राइट। तो ये एक आपको फायदा, ये एक आपको ध्यान रखना है। नाउ आई एंटर्ड एट 106 rupees, आई सॉ a maximum gain of 100% in this particular stock, but I was able to exit in a gain of approximately 60% only in this particular stock, let's say. Why? Because I was following the trailing stop loss of moving average. तो अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फॉलो नहीं करोगे और अगर मैंने सोचा कि मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करूंगा, तो आज मेरा पूरा गेन इस पर्टिकुलर स्टॉक में चला जाता और मुझे कुछ भी गेन नहीं दिखता। और जिन्होंने इधर एंट्री की, इस दिस एंट्री करेक्ट एंट्री, इस दिस एंट्री a correct entry which I marked here, or is this entry a correct entry at this price? Are these entries correct? अगर आप इधर एंट्री करोगे अगले कोई भी स्टॉक में, तो आपको डेफिनेटली इसमें डेफिनेटली आपको कुछ ज्यादा गेन्स नहीं मिलने वाला, और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में नहीं है। अभी हम एक और चार्ट देखते हैं, आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर। आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर का अगर मैं चार्ट दिखाऊं आपको, तो इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट आया था अप्रोक्सीमेटली 33-34 रुपीज के पास में। इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट आया था 33-34 रुपीज के पास में, साथ में वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न भी ब्रेकआउट आया था। तो इसका चार्ट मैंने डाला भी था टेलीग्राम चैनल पे कि मल्टी आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर मल्टी ईयर ब्रेकआउट बेसिकली। तो इसमें मैंने 34 रुपीज में एंटर किया था। नाउ 34 रुपीज में एंटर करने के बाद में आपको क्या दिख रहा है, इस पर्टिकुलर स्टॉक में 34 रुपीज में एंटर करने के बाद में 100% का गेन आया। ओके, 100% के आसपास का गेन मिला मुझे। बट इस पूरे गेन्स में कहीं पे भी स्टॉक ने 21 ईएमए को तोड़ा गया नहीं। तो हर एक सिंपल रूल है, हर स्टॉक जिसको ऊपर जाना है वो 21 ईएमए को रेस्पेक्ट करते हुए ऊपर जाएगा हर बार। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर मैंने 21 ईएमए को फॉलो किया तो मुझे गेन्स नहीं मिलने वाला। आपको 21 ईएमए फॉलो करने के बाद में एक्चुअली ज्यादा प्रॉफिट मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि आप एक ट्रेंड फॉलो कर रहे हो, और उस ट्रेंड को अगर आप फॉलो करोगे तो वो ट्रेंड बहुत दिनों तक या बहुत महीनों तक लास्ट कर सकती है। सेम स्ट्रक्चर ऑफ, तो इस पर्टिकुलर स्टॉक में मैंने एंटर करा नहीं था, बट मैं आपको इसका एनालिसिस दिखाता हूँ कि स्वान एनर्जी के अगर आप चार्ट में देखेंगे, तो इधर एक बेस फॉर्मेशन आया, इधर एक ब्रेकआउट आया। इस ब्रेकआउट में आपको 326 रुपीज पे एंट्री मिली, राइट। एंटर करते से ही आपको प्रॉफिट दिखना चाहिए। मार्केट की कंडीशन, आपका आपका ट्रेडिंग स्टाइल ऐसा होना चाहिए कि एंटर करते से ही आपको प्रॉफिट दिखना चाहिए। हर मेरी ट्रेड में जहां जहां पर मुझे 100% के आसपास का गेन मिला, उसमें मुझे एंटर करते से ही प्रॉफिट दिखा। ओके, इधर एंट्री करी, इमीडिएटली प्रॉफिट दिखा, स्टॉक प्राइस ऊपर गया, पुल बैक करा 21 ईएमए को, फिर से ब्रेकआउट आया, फिर से एंट्री। अगर आपने एंट्री नहीं, इधर वाली एंट्री मिस कर दी, तो आपको इधर फिर से एंट्री मिली। अगर आपने इधर एंट्री की है तो इधर आपको एवरेज करने का मौका मिला, या पिरामिड करने का मौका मिला। फिर से इसने एक बेस ब्रेकआउट दिया, फिर से इसने एक बेस ब्रेकआउट दिया। तो पूरी ट्रेंड 21 ईएमए के ऊपर आई, पूरी ट्रेंड 21 ईएमए के ऊपर आई। तो फर्स्ट एंट्री के बाद से इस पर्टिकुलर स्टॉक में आपको 115% का गेन मिला, और इधर इसने फाइनली 21 ईएमए का ब्रेकडाउन दे दिया, और ये आपका एक एग्जिट है। ये आपका 100% एग्जिट है। अगर आप इधर भी अगर आप होल्ड करके रखोगे कोई भी स्टॉक को, जहां पर आपको शॉर्ट 6 महीने में या 4 महीने में आपको 100% के ऊपर का गेन मिला, तो आप इस तो आप बेसिकली जितना आपका प्रॉफिट है आप पूरा पूरा लूज कर जाओगे। नाउ अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक को, स्वान एनर्जी को मैं को अगर इधर से 1500 रुपए जाना है, हम अज्यूम करते हैं कि स्वान एनर्जी को इधर से 1500 रुपए जाना है, तो क्या ये पर्टिकुलर स्टॉक 21 ईएमए के ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? अगर अगले एक साल में स्वान एनर्जी को 1000 या 1500 रुपए तक जाना है, बेसिकली जाने की कैपेसिटी रखता है, तो क्या ये स्टॉक 21 ईएमए के ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा?
क्या ये स्टॉक एक नया बेस फिर से बनाएगा कि नहीं बनाएगा। तो हम डेफिनेटली एक स्टॉक में एंटर कर सकते हैं वापिस से, अगर उसने 21 ईएमए तोड़ दिया तो। रूल नंबर 2 आप ये याद रखिए कि हाँ, अगर मैंने कोई स्टॉक को 700 रुपए में एग्जिट करा और आज वो फिर से 1200 1500 रुपए चला गया, आप ये भी तो देखिए 700 रुपए एग्जिट करने के बाद में उसने फिर से आपको मौका दिया था एंट्री करने का। तो आपको फिर से उसने मौका दिया 1000 या समझो 800 रुपए पे या 900 रुपए पे एंट्री करने का। तो आप फिर से 900 रुपए में एंट्री करके 1500 रुपए तक की रैली को कैप्चर कर सकते हो ना। करेक्ट। तो ये माइंडसेट आपको रखना जरूरी है कि एंट्री का फिर से मुझे मौका मिल सकता है, एंट्री का फिर से मुझे मौका मिल सकता है। एमएसटीसी का मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ। ये स्टॉक मैंने पर्टिकुलरली ट्रेड किया। ओके। तो आप इस पर्टिकुलर स्टॉक में देखिए कि मैंने इसमें फर्स्ट ब्रेकआउट में एंटर किया 460 450 के आसपास। फिर से इधर एक शॉर्ट ब्रेकआउट आया, ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट आया 520 के पास में। दोनों में एंट्री हुई, एवरेज प्राइस मेरा बढ़ गया। अब इस एवरेज प्राइस के बाद में देखिए स्टॉक प्राइस ऑलमोस्ट डबल्ड, 140% का गेन दिखा मुझे इस पर्टिकुलर स्टॉक में। मैंने कहा एग्जिट किया, मैंने इस पर्टिकुलर स्टॉक को इधर एग्जिट किया, ये वाले कैंडल पे। तो मुझे कितना गेन मिला, मुझे गेन मिला अप्रोक्सीमेटली 100%। आई लॉस्ट 40% गेन्स फ्रॉम द टॉप, आई अग्री, बट आई वॉज एबल टू कैप्चर 100% गेन्स इन दिस स्टॉक। अगर मार्केट की कंडीशन अच्छी होती तो क्या पता ये स्टॉक 200% ऊपर चला जाता। आर यू आर यू एबल टू कैप्चर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। क्या आप समझने की कोशिश कर रहे हो कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। कि आप एक पर्टिकुलरली कोई भी स्टॉक में परफेक्ट ब्रेकआउट पे एंटर करो। और एक और चीज कि आई वॉज एट द करेक्ट प्लेस एट द इन द करेक्ट स्टॉक। मतलब क्या है कि बुल मार्केट प्लस करेक्ट थीम इन्वेस्टिंग is one of the most important criteria to make money in swing trading। अब मैं इधर इधर मैं जो क्रेडिट दूंगा कि मार्केट की कंडीशन अच्छी थी और साथ में मैंने ऐसे स्टॉक्स को सिलेक्ट किया, साथ में मैंने ऐसे स्टॉक्स को सिलेक्ट किया जो ट्रेंडिंग थीमेटिक स्टॉक्स थे। जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, जैसे कि रिसाइकलिंग हो गया, एमएसटीसी इज इन रिसाइकलिंग स्क्रैपिंग बिजनेस। जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, जैसे कि पीएसयू वाले स्टॉक्स हो गए। तो एमएसटीसी, इरेडा, आईआरएफसी ऑल आर पीएसयू स्टॉक्स। तो entering into the correct stocks in the correct bull trend is one of the most important things। मोस्ट ऑफ द टाइम लोग ये कहेंगे कि हाँ बुल मार्केट था तो इसलिए पैसा बनाया तुमने। करेक्ट, आई एग्री। बट कितने लोगों ने जो पैसा बनाया उतना असली में रियलाइज किया। रियलाइज मतलब अपने जेब में, अपने अकाउंट में रियलाइज किया। लोगों ने एम टू एम तो बहुत अच्छे अच्छे देखे, बट उन्होंने एग्जिट ही नहीं किया और अभी उन सेम स्टॉक्स में वो लॉस में है जहां पर वो बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट में थे। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको कभी भी स्टॉक में एंटर करना है तो सबसे पहले आपको मिड कैप स्मॉल कैप का ट्रेंड देखना जरूरी है कि मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स क्या ट्रेंड में है। अब इधर जो ट्रेंड था ये बुल मार्केट का ट्रेंड था। ये जो ट्रेंड है, ये ट्रेंड वापस से 2022 का ट्रेंड रिपीट हो रहा है। ये देखिए मार्केट 3 दिन में गिरा और रिवर्स किया। सेम सेम स्ट्रक्चर है। 3 दिन में फटाक से गिरा और रिवर्स किया। अब इधर एक साइडवेज ट्रेंड दिखेगा एंड दिस इज नॉट अ गुड मार्केट फॉर स्विंग ट्रेडिंग। दिस इज नॉट अ गुड मार्केट फॉर स्विंग ट्रेडिंग, टू बी ऑनेस्ट। So I am particularly not entering into new stocks as of now। अब आपको फिर से नए स्टॉक्स का और नए बेस फॉर्मेशन का वेट करना पड़ेगा स्टॉक्स में। बेसिकली जहां पर अक्यूमुलेशन आपको साइंस दिख रही है, अब आपको नए थीम्स का वेट करना पड़ेगा फॉर द ट्रेंड। जैसे कि पीएसयू के रेलवे स्टॉक्स में ऑलरेडी ऑलरेडी मूवमेंट आ चुका है।
पहले आईटी स्टॉक्स ने केमिकल स्टॉक्स का ट्रेंड आया था 2020 में, फिर आईटी स्टॉक्स का ट्रेंड आया था फिर 2021-22 में, 2023-24 में क्या ट्रेंड आया, पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स, रेलवे स्टॉक्स का ट्रेंड आया। करेक्ट। तो आप इन ट्रेंड्स को समझने की कोशिश करिए कि कैसे कोई भी सेक्टर रोटेशन हो रहा है हर बार। करेक्ट। Are you able to understand कि how you can capture the entire trend of a stock without entering exit and entering exiting and again and again? अगर आपको कुछ स्पेसिफिक क्वेरी है तो उस क्वेरी को आप चैट बॉक्स में डालिए, मैं कवर करूंगा, डोंट वरी। सो EMA rule is for short term trading or long term trading. We use 21 EMA on the daily time frame for swing trading. Now you can use 30-week moving average line for stage analysis, and that is for long form of trading. Actually, we want to buy at low level, then why to buy when the stock is falling without technique, without checking technical? See, we do not know the bottom of a stock. Can we predict the bottom of the stock? No, but we can identify the change of trend in the stock. Correct. In simple language, अगर मैं आपको बताता हूं, ये अगर स्टॉक का स्ट्रक्चर ऐसा है, हाँ, तो इसमें आपको लो कैसे पता कि लो मेरा क्या पॉइंट है? तो आई डू नॉट नो द लो ऑफ द स्टॉक, बट आई कैन आइडेंटिफाई द चेंज इन ट्रेंड ऑफ द स्टॉक लाइक दिस। तो इस केस में मुझे पता है कि मैंने अगर इधर एंट्री की है तो मेरे पास में ये स्टॉप लॉस है, अगर मैंने इधर एंट्री की है तो मेरे पास में ये स्टॉप लॉस है, इधर मैंने अगर एंट्री की है तो मेरे पास में ये स्टॉप लॉस है, बट इधर मैं कहाँ एंटर करके स्टॉप लॉस लूंगा? Are you able to understand? So our purpose as a trader, as a swing trader, is not to catch the bottom of the stock. Our purpose as a swing trader is to catch the correct trend of the stock. I just want इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का ट्रेंड कैप्चर करो, बस। मुझे ये बॉटम से कोई लेना देना नहीं है, मुझे ये टॉप से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये टॉप हो चुका है, ये टॉप के बाद में ब्रेकडाउन में हमने इधर एग्जिट कर लिया। तो मुझे ये पर्टिकुलर ट्रेंड कैप्चर करना चाहिए। तो ये आपको माइंडसेट चेंज करना बहुत जरूरी है कि मैं हर बार बॉटम कैप्चर करूंगा, मैं हर बार टॉप कैप्चर करूंगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। ऐसा बिल्कुल भी ट्राई मत करो, टू बी ऑनेस्ट, जरूरत भी नहीं है। इधर एंटर करो और इधर एग्जिट करो, सिंपल। you can make much more money if you follow this. Why only 21 EMA? तो 21 EMA जो मैंने कहा कि 21 EMA बेसिकली कहा था कि एक महीने के अंदर 21 से 22 ट्रेडिंग सेशंस होते हैं बेसिकली। तो 21 EMA will show you the average price of a stock over the last 1 month of trading. Okay, and it will provide dynamic support to the stock every time the stock is pulling back. Momentum trading 21 EMA is back tested. I can assure you, I have been using 21 EMA, और जो मुझे फॉलो कर रहा है काफी टाइम से उन्हें पता है कि 21 EMA पे मैं कितना ज्यादा फोकस करता हूँ, राइट? तो 21 EMA, even institutions use 21 EMA to identify the pullback area for averaging their stock. Correct. Now, how to make stop loss based on this? Basically, there are few rules of taking a stop loss. Simple. I follow one of the most important rule. I will not give loss to the market of more than 7 to 8%. मुझे कोई लेना देना ही नहीं है कि मार्केट कहाँ पे जा रहा है, क्यों जा रहा है, स्टॉक में क्या न्यूज आई, क्यों आई। बेसिकली मुझे मेरा रिस्क मैनेजमेंट क्या कहता है कि 21 EMA को मैं फॉलो करूंगा एज अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एज सुन एज आई एंटर इनटू एनी काइंड ऑफ स्टॉक। I will follow the 21 EMA till the trend lasts. Why am I not using, why am I not booking the target at these prices? Because booking
अगर आप टारगेट पे बुक करने लग जाओगे तो आप बड़े ट्रेंड कैप्चर नहीं कर सकते हो, एंड ओनली द बिगर ट्रेंड्स विल मेक यू मनी। ये शॉर्ट वाले जो ट्रेंड है, ये जो टारगेट वाले स्टॉक्स है, ये आपके लॉसेस को कवर करके दे देंगे। बट आपको समझो, मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ कि मेरे पास 10 स्टॉक है। हाँ, हमारे पास में 10 स्टॉक है। इन 10 स्टॉक में से मुझे 5 स्टॉक लॉस देने वाले हैं। ओके, 10 स्टॉक्स में से 5 स्टॉक मुझे लॉस ही देने वाले हैं। 3 स्टॉक मेरे थोड़े से ज्यादा थोड़े प्रॉफिट देंगे, समझो 10 से 15 20% का प्रॉफिट देंगे। ये एग्जांपल लेते हैं कि मैंने अगर 10 स्टॉक में एंट्री की, एक सेकेंड ना, मैंने 10 स्टॉक में एंट्री की, 5 स्टॉक्स मुझे लॉस देने वाले हैं। अज्यूम कर लो कि आई बुक अ लॉस ऑफ 5 to 7% इन ऑल ऑफ द 5 स्टॉक्स। 3 स्टॉक्स will give me 20 to 30% gains, and these 2 stocks will give me 70 to 100% gains। करेक्ट। अब ये जो 5 स्टॉक का जो लॉस है, ये मुझे ये 3 स्टॉक के जो प्रॉफिट है ये कवर करके दे देंगे, और ये 2 स्टॉक मुझे पैसा बना कर देंगे। ये एक सिंपल रूल है। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो नो वन कैन बीट यू इन ट्रेडिंग, कि 5 में से 2 ही स्टॉक मुझे मेरा मेजॉरिटी पैसा बनाकर देने वाला है। बाकी के 3 स्टॉक मुझे मेरा जो लॉस हुआ था, छोटा मोटा लॉस हो रहा था, वो कवर करके दे देंगे, और बाकी के 5 स्टॉक तो मुझे लॉस ही देने वाले हैं। आई ट्रेड विथ अ विन रेशियो ऑफ लेस देन 50% इन स्विंग ट्रेडिंग। क्यों? क्योंकि मेरे स्टॉप लॉसेस छोटे हैं। सिंपल, एक ऐसी भाषा में समझो, चल गया तो चल गया, नहीं तो स्टॉप लॉस लेके छोड़ देना, अगर आपको ऐसा समझना है तो। आपका अगर एक सिंपल, एक कैसे बोल सकते हैं, अगर आपका तुक्का चल गया तो वो 100% दे देगा, नहीं चला तो 5% का लॉस ले लेना। इन वेरी एक गैम्बलर के लैंग्वेज में मैं ये बोलूंगा। Should we trail SL by using 21 EMA and GTT order? So I never use GTT order for entry as well as exit, because GTT order will trigger automatically without looking at volume, or without looking whether it was a spike, or whether it was really the stock that was weak, or market में ही पूरा मार्केट में है बेसिकली। तो इस केस में what I suggest is, I prefer to use alert system for breakout as well as breakdown. I keep an alert on levels on the chart. You can use TradingView for alerts, or you can use Zerodha for alerts, where where you can exit a stock by following an alert and then taking a decision कि whether the stock is really weak, whether I should be exiting the stock really, or is it the entire market that was just a one day, you can say, shakeout day. SL are on closing basis or GTT trigger base. I do not use SL on I do not use SL on closing basis. Always prefer to use SL on dynamic basis, या मतलब दिन का ही दिन में आपको वेट करना है कि हाँ, अगर 15 मिनट का स्टॉक, 15 मिनट का प्राइस अगर स्टॉप लॉस के नीचे आ गया तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा। क्यों? नंबर ऑफ स्टॉक्स कितना चाहिए? बेसिकली आई प्रेफर टू ट्रेड अप्रोक्सीमेटली 8 to 10 स्टॉक्स एनी टाइम इन माय पोर्टफोलियो with an allocation of 7 to 10%. Now, what do you mean by allocation, and what do you mean by 8 to 10%, 8 to 10 stocks? Now, every time I trade, I always have cash as well. तो भले ही मेरे 10 स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में है, फिर भी मेरे पास में कुछ ना कुछ कैश बना रहेगा। क्यों? क्योंकि मैं, हो सकता है कि कोई स्टॉक्स को एवरेज करना चाहूँ, हो सकता है कि कोई स्टॉक्स को मैं एवरेज करना चाहूँ, हो सकता है कि मुझे लग रहा है कि मार्केट थोड़ा सा वीक है तो मैं फुल क्वांटिटी में भी एंटर ना करूँ। And sometimes I also have 15 stocks in my portfolio if I think that, देखो, कभी कभार ये हो सकता है कि मार्केट बहुत ही अच्छा चल रहा है और आपको 10 बहुत ही ज्यादा स्टॉक्स आपके रडार में आ रहे हैं। करेक्ट। तो उस केस में मैं थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड भी ट्रेड कर लेता हूँ। बीच में समझो एक 1.5 2 महीने पहले मेरे पोर्टफोलियो में 17 स्टॉक्स के आसपास थे।
तो उस टाइम पे मेरा एलोकेशन जो था, जो ट्रेड्स मेरे ऑलरेडी फेवर में जा रहे थे, लेट्स से कि मेरा कोई स्टॉक, मैं आपको बताता हूँ कि पिरामिडिंग कैसे करते हैं। अब मेरा ये स्टॉक मैंने एंटर किया ये ब्रेकआउट पे, ठीक है, इस पे मैंने 5% मेरा पोर्टफोलियो डाला। 5% डाला मतलब अगर मेरा 10 लाख का पोर्टफोलियो है तो मैं 50,000 इस पर्टिकुलर स्टॉक में डालूंगा। अब ये स्टॉक ऊपर चला गया, ऊपर चला गया, ऊपर चला गया, इस पर्टिकुलर स्टॉक में फिर से बेस बना, इस बेस फॉर्मेशन में मैं एंटर करूंगा और फिर से मैं इसमें और 50,000 डालूंगा। तो जो मेरे विनर वाले स्टॉक है, जो मेरे विनर वाले स्टॉक है, उसमें मेरा एलोकेशन बढ़ते जा रहा है, और जो मेरी एंट्री इनिशियल जो स्टॉक्स में एंटर कर रहा हूं उसमें मेरा एलोकेशन जो है वो कम है। हैव यू अंडरस्टूड दिस? तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एलोकेशन आपका इंपॉर्टेंट है। अभी मेरे जो विनर वाले स्टॉक्स थे उनमें से कुछ स्टॉक्स में से एलोकेशन कम था, basically initial allocation was less, but then I pyramided using the 21 EMA and base formation. Do I have separate long term portfolio? Actually I'm not a long term investor or a long term investor, so I don't have a long term portfolio. Basically I prefer to do trading rather than investing. It is my style. I The psychology for long term investing is very different compared to swing trading. So particularly I do not have that kind of psychology as of now to buy and hold the stocks for let's say to buy and hold the stocks. I do not have the capacity to see 30, 40, 50% losses in the stocks. Now generally generally how to handle stocks in the gap downs. Most of the time you will see gap down will occur, major gap down will occur into those stocks in the result season. तो रिजल्ट सीजन में अगर आपके पास में, वेरी गुड क्वेश्चन, रिजल्ट सीजन में अगर आपके पास प्रॉफिट का रूम नहीं है उसमें, उस पर्टिकुलर स्टॉक में, जैसे कि मैं अभी आपको बताता हूँ कि मेरे साथ में ऐसा हुआ भी था। एमएसटीसी का अगर चार्ट देखेंगे तो ये जो गैप डाउन हुआ था, ये गैप डाउन हुआ था एमएसटीसी के चार्ट में रिजल्ट डे पे। तो मेरी एंट्री प्राइस के मेरी मैं तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रॉफिट में था, बट अगर रिजल्ट सीजन आपका पास में है तो उस पर्टिकुलर स्टॉक में आपके पास में 10 से 15% का अगर प्रॉफिट रूम नहीं है तो उनमें एंटर करना या होल्ड करना लॉजिकल नहीं है। ओके, एक सिंपल रूल, अगर रिजल्ट है, आपको पता है कि कल रिजल्ट है और मेरे पास 15%, मिनिमम 15% का प्रॉफिट नहीं है उस पर्टिकुलर स्टॉक में, स्विंग ट्रेड वाले स्टॉक में, तो मैं उसमें उस पर्टिकुलर स्टॉक को कैरी नहीं करूंगा। इस पर्टिकुलर केस में मेरे पास में ऑलरेडी 140% का गेन था, तो इसीलिए मैंने इसको कैरी किया और मुझे अगले दिन 10% का गैप डाउन आया। बेसिकली इट इज पॉसिबल, बट जनरली गैप डाउन्स आर नॉट देयर if the stock is fundamentally okay stock. Have you got this thing कि uh, how do you handle this? सेक्टर स्ट्रेंथ, तो सेक्टोरल स्ट्रेंथ जो टॉपिक है, दैट इज अ वेरी बिग टॉपिक नाउ, कि हाउ डू यू आइडेंटिफाई द सेक्टर्स। बेसिकली ना, एक सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो अभी मैं बताता हूं कि माइंडसेट ऑफ अ मोमेंटम ट्रेडर शुड बी, जहां मोमेंटम है वहां एंटर करना है, जहां मोमेंटम फेड हो रहा है उधर से एग्जिट कर जाना है। सिंपल है। कभी कभार गधे भी दौड़ेंगे, कभी कभार गधे भी दौड़ेंगे, कभी कभार घोड़े भी दौड़ेंगे। बेट हमें सब पे करना है। अच्छा मार्केट का कंडीशन रहा तो बेट हम सब पे करेंगे, वीक मार्केट कंडीशन रहा तो बस हम घोड़ों पे ही दाव लगाने वाले हैं। समझ में आया कि बुल मार्केट दिख रहा है कि 21 ईएमए बहुत अच्छा है, इंडेक्स 21 ईएमए के बहुत ऊपर चल रहा है और स्टॉक्स भी बहुत अच्छे चल रहे हैं, तो आप उसमें कोई भी फंडामेंटली वीक स्टॉक में भी एंटर कर सकते हो। बट अगर मार्केट की कंडीशन वीक है तो फंडामेंटली वीक स्टॉक में एंटर करना वुड बी अ वेरी बिग ब्लंडर।
नाउ फंडामेंटली वीक स्टॉक मेरे लिए क्या है मैं ये भी बता देता हूँ। ऐसी कंपनीज जो लॉस मेकिंग कंपनीज है वो मेरे लिए सबसे पहले फंडामेंटली वीक कंपनी है। ऐसी कंपनीज जिसका अर्निंग्स इंप्रूव नहीं हो रहा है, मतलब हर साल उनका प्रॉफिट इंप्रूव नहीं हो रहा है या बढ़ नहीं रहा है, तो उन पर्टिकुलर स्टॉक्स में मैं एंटर करना नहीं प्रेफर करता हूँ। ओके, तो बिकॉज it gives you the courage and the confidence to hold the stock in small pullbacks, and a fundamentally strong company the price action, मतलब आप समझ लो कि demand for such stocks will be much more, in simple language. Okay, how much maximum can we pyramid in one, uh, how much maximum can we manage, can we pyramid in one winning stock? See, actually, to be honest, I will be honest here that I wasn't able to pyramid more than 10% of my portfolio in any kind of stock. I am not, I have not reached that kind of comfort level, to be honest, कि मैं कोई भी स्टॉक में 10% के ऊपर टोटल पोजीशन साइज इंक्रीज कर पाऊं। बट डेफिनेटली अगर मैं एक साल पहले देखूं तो एक साल पहले से मैं अगर आज देखूंगा तो मेरा पोजीशन साइज का जो रूल है वो काफी इंप्रूव हुआ है। तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू हैव अ बिगर पोजीशन साइज ऑफ मोर देन 20%, टू बी ऑनेस्ट, because 20% position size will also give you that kind of loss if that is reversed. Let's say on 20% position size, on a 5% loss it will give you a 1% portfolio loss. See, many times the stock will close below 21 EMA in pullback. It is possible if the entire market is weak on that day, and if the stock is closing below 21 EMA, then I will give some much, give one more day room for that particular stock. It will depend on, मतलब वो बहुत थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इतना सिंपल रूल नहीं बोलूंगा मैं कि हर बार मैं इन पर्टिकुलर स्टॉक्स को होल्ड नहीं करके रखता हूँ। जैसे कि मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ, ये देख लीजिए, ये आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर इधर इस दिन पे इसने छोटा सा 21 ईएमए के नीचे क्लोज दे दिया था, बट उस दिन पे पूरा मार्केट भी वीक था, तो मैंने इस पर्टिकुलर स्टॉक को होल्ड करके रखा। इधर भी देख लेंगे कि इस दिन भी इसने स्टॉक ने 21 ईएमए के नीचे चला गया था, बट आई डिड नॉट एग्जिट। व्हाई? फर्स्टली, कैन एनीवन गेस कि व्हाई आई डिड नॉट एग्जिट ऑन दैट शेकआउट कैंडल? फर्स्टली, कुछ बेसिक रीजंस है कि उस पर्टिकुलर शेकआउट कैंडल में पहले तो वॉल्यूम वाज लेस। सेकेंडली, अगर आप इंडेक्स का चार्ट देखोगे तो उस दिन का इंडेक्स का चार्ट में भी एक शेकआउट बना था, तो इट वाज नॉट दिस उन, बस ये पर्टिकुलर स्टॉक में भी प्रॉब्लम नहीं था उस दिन पे। उस दिन सभी स्टॉक्स एक साथ गिर रहे थे और इंडेक्स 21 ईमे के ऊपर था। मतलब समझ में आया कि ये जब शेकआउट बना इसमें मैंने एग्जिट नहीं किया, बट ये जब शेकआउट आया, कौन सा वाला, ये वाला, तब मैंने एग्जिट कर लिया। ये वाले शेकआउट पे मैंने एग्जिट किया, बट ये वाले शेकआउट पे मैंने एग्जिट नहीं किया। क्यों? क्योंकि जब फर्स्ट वाला शेकआउट आया था तब इंडेक्स 21 ईएमए के ऊपर था, जब सेकंड वाला 21 ईएमए के नीचे गया तो इंडेक्स भी 21 ईएमए के नीचे चला गया। अंडरस्टूड द कोरिलेशन बिटवीन बोथ ऑफ देम? Has everyone understood this? कि why I did not exit on the first shakeout, but I exited on the second EMA, on the second, in the second time when the stock closed below the 21 EMA. And actually this is 100% रूल नहीं रहेगा ये आपको डायनेमिक के हिसाब से चेंज करना पड़ेगा आपका व्यू, कि क्या ईएमए भी वीक है, क्या मेरा इंडेक्स भी वीक है उस पर्टिकुलर डे पे, क्या वो पर्टिकुलरली बस इंडेक्स, मतलब क्या वो पर्टिकुलरली स्टॉक में ही वीकनेस है कि इंडेक्स में भी वीकनेस है, क्या इंडेक्स स्ट्रेंथ में है कि स्टॉक वीक में है। तो ये थोड़ा सा कॉम्बिनेशन आपको चेक करना पड़ेगा, टू बी ऑनेस्ट, वेन एवर यू आर, वेन एवर देर इज अ चेकआउट डे।
बट एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, IRFC, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट स्टॉक्स ऑफ रिटेलर्स नाउ। तो इस पर्टिकुलर स्टॉक में मैंने एंट्री की थी ये वाले 78 रुपीज में। 78 रुपीज में एंट्री की, स्टॉक प्राइस ऊपर गया, फिर से इसने एक बेस ब्रेकआउट दिया। तो देखो अभी आपको कहाँ कहाँ, क्या आपको पिरामिड करने का मौका मिला कि नहीं मौका मिला इसमें? दो एंट्री मिली कि नहीं? देखो हमने अभी तक जो भी सीखा आपको उसमें इसमें प्रैक्टिकली अप्लाई करना है। फर्स्ट एंट्री हुई, इसके बाद में सेकेंड एंट्री भी हुई इस पर्टिकुलर स्टॉक में इधर। अंडरस्टूड? एंट्री वन, एंट्री टू। नाउ आफ्टर दिस द स्टॉक मूव्ड अप एंड एक ही दिन में बहुत बड़ा रिजेक्शन आ गया टॉप में। तो इधर आप इधर एग्जिट कर सकते थे, या ये 21 ईएमए के नीचे जैसे ही चला गया इधर एग्जिट कर सकते थे। तो फिर भी आपका कितना परसेंट गेन बना? आई मेड ओवर 100% इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। गॉट इट? तो ये एक और ट्रेड था जहां पर अच्छा गेन्स देखने को मिला था मुझे, पर्टिकुलरली इस पर्टिकुलर स्टॉक में। एंड इट वाज अ ट्रेंडिंग सेक्टर एज वेल एज अ ट्रेंडिंग थीम, तो दैट बेनिफिटेड माय ट्रेड। इसके अलावा कई सारे ट्रेड है जहां पर आपको लॉस भी हो सकता है। करेक्ट? तो अब जैसे अगर मैं यूएफओ का चार्ट देखूं, अब यूएफओ मूवीज में इसने ब्रेकआउट दिया मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स, बट मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स इसने ब्रेकआउट में, पहले तो मैं इसमें मेरी गलती बता देता हूँ कि मैंने एग्जिट ब्रेकआउट पे नहीं की थी, मैंने एंट्री ब्रेकआउट पे नहीं की थी, मैंने एंट्री की थी ऑलमोस्ट ऊपर। तो मिस्टेक नंबर वन कि आई एंटर्ड एट दिस प्राइस, आई एग्जिटेड इट हियर बिकॉज स्टॉप लॉस गॉट हिट। I entered at wrong price, to be honest. I entered again here and I exited here. I entered here and I exited here. तो इस दोनों केस में मेरी एंट्री नंबर वन जो थी वो गलत थी। टू बी ऑनेस्ट मुझे एंट्री करनी कहाँ चाहिए थी? मेरी इनिशियल एंट्री होनी ही चाहिए थी इस प्राइस पे, बट मैंने एंट्री कर ली ड्यू टू, लेट्स से फोमो हो सकता है, मतलब ड्यू टू सम रीजन मैंने इधर एंट्री कर ली मेरी गलती से, एंड आई बुक्ड 2 टाइम्स लॉस इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। तो ऐसे मेरे साथ दो तीन स्टॉक थे जहां पर मुझे दो दो बार लॉस हुआ, बट दोनों बार मुझे 5-5% का ही लॉस हुआ, एंड दैट प्रोटेक्टेड माय अदर प्रॉफिट्स। सेम हैपेंड इन वेब ऑफ ग्लोबल, सेम हैपेंड इन सीक्वेंट साइंटिफिक। All of the three stocks gave me losses 2 times. But if I am getting loss 2 times in stocks, should I stop trading my system? क्या मैंने सिस्टम को ट्रेड करना बंद कर देना चाहिए कि यार मुझे 6 बार लॉस हो गया स्टॉक्स में, तो मैं इस सिस्टम को फॉलो नहीं करूंगा और मैं कुछ अब नया ट्राई करूंगा? क्या अगर मैं ऐसा ऐसा मेरा थिंकिंग या मेंटालिटी रखूंगा तो क्या मुझे सक्सेसफुल ट्रेडिंग करियर बन पाएगा मेरा? If I keep on changing the strategies, or if I keep on changing my logics for entry and exit, if I do this, you will not be having profitable trading journey. Losses are a part of trading. मैंने मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स बताया, मैंने मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स यही बताया आप सभी को। ये देख लीजिए, इधर भी मैंने क्या बताया। अभी इन एवरेज लॉसेस में, सॉरी ये एवरेज प्रॉफिट वाला है, ये देखिए एवरेज लॉस क्या है। मेरे एवरेज लॉसेस देख लीजिए, 4%, 8%, 3.5%, 5.5%, 3%, 2%, 3%, 4%, 1.5%, 2%, और एवरेज प्रॉफिट देख लीजिए। ये अब एवरेजेस होने के बाद में 55%, 66%, 47%, 45%, 28%, और इसमें आईआरएफसी का दिख रहा नहीं है अभी फिलहाल। आईआरएफसी का क्यों नहीं दिख रहा? 100% बेसिकली। तो डिड यू अंडरस्टैंड कि एवरेज प्रॉफिट वर्सेस एवरेज लॉस मेरा बहुत डिफरेंट है।
और बहुत ज्यादा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में मैं फॉलो कर रहा हूँ। कभी कभार, हाँ, कभी कभार देखिए, दो दो रूल फॉलो करना है। इधर 7% मैक्सिमम स्टॉप लॉस और 21 EMA मैक्सिमम स्टॉप लॉस। तो अगर दिख रहा है कि 21 में बहुत पास में है और बस 7% अभी भी आपका बाकी है, तो कभी कभार आप उसको 7% तक का रूम दे सकते हो, टू बी ऑनेस्ट। एंड अगर आपको दिख रहा है कि बस शेकआउट टाइप है, यू विल अंडरस्टैंड बाय लुकिंग एट द कैंडल चार्ट एंड द इंडेक्स चार्ट, कि अगर आपको दिख रहा है कि शेकआउट टाइप कैंडल बन रहा है, तो फिर उसको मैं एक दिन का रूम दूंगा कि हाँ चलो, अगर मेरे पास प्रॉफिट का ऑलरेडी रूम है उस पर्टिकुलर स्टॉक में, दैट मीन्स if I'm already holding that stock in profit and then there is a closer below 21 EMA, then I may think of giving it one more day. But if I am but if I am in loss, then I will not give that room. तो देखिए, फायदा ये है कि आपको उस केस में बड़े रिवर्सल में आपका प्रोटेक्शन हो जाएगा प्रॉफिट का, छोटी 21 EMA यूज करने का। और साथ में नुकसान भी है कि उसमें चेकआउट के टाइम पे आपको TWL नहीं, क्या नाम है उसका, TTML नहीं, देखिए, इसने आपको 2 बार शेकआउट में आपको 2 बार लॉस हुआ, मगर तीसरी बार आपने फॉलो किया, तो आपको तो बड़ा लॉस बच गया ना आपका। 2 बार आपको छोटा मोटा, देखो सिंपल है, शेकआउट आया, आपने एग्जिट किया, वापस से स्टॉक ऊपर गया, आपने फिर से एंट्री किया, तो इसे मैं कहूंगा एक प्रीमियम पे करना इंश्योरेंस का। सिंपल लैंग्वेज में, आप इंश्योरेंस का प्रीमियम क्यों पे करते हो? ताकि बड़ा कुछ हादसा हो तो आपको फैमिली को कुछ मिले बेसिकली, राइट? अब इस केस में आपने एग्जिट किया, फिर से एंट्री किया, कितना, 5% का लॉस हुआ आपको, ठीक है, 2 बार 5% का लॉस हुआ, तीसरी बार आप एग्जिट करोगे, तो आपके 50% जब स्टॉक जाएगा नीचे, आपको तो 40% बचे ना तीसरी बार फॉलो करने पर। ये आप ये वाले पर्सपेक्टिव से सोचो कि बड़ा लॉस अवॉइड करने के लिए मैं छोटे छोटे लॉसेस देने के लिए तैयार हूं। मैं देखो, मैं ये नहीं कहूंगा कि यार स्टॉप ने आपको एग्जिट दे दिया तो आप फिर से एग्जिट एंट्री कर नहीं सकते क्या? अगर एग्जिट मिल गया तो आप फिर से एंट्री करूंगा, मैं थोड़ा महंगे में एंटर करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट आपका जब पैसा बचेगा, गारंटीड, अगर मार्केट की कंडीशन वीक हो गई तो आपको पता है कि फिर स्टॉक कैसे गिरता है, जितना आपने बनाया होगा उससे ज्यादा आपका जाएगा। अगर स्टॉक मार्केट इंडेक्स 20% ऊपर जाएगा और 10% नीचे गिरेगा ना, तो मेजोरिटी ऑफ द इन्वेस्टर्स आर इन लॉस, राइट? तो दैट इज व्हाई फॉलो सिस्टम। हाँ, तो देखो ना, सिंपल है, टीटागढ़ वैगन पूरा ट्रेंड 21 EMA के ऊपर आया कि नहीं इधर तक? सिंपल, वो आप सब छोड़ दीजिए, 21 EMA को फॉलो करिए और देखिए कितना ब्यूटीफुली, एटलीस्ट इधर तक तो ये 21 EMA फॉलो किया, आपका स्टॉक ऑलमोस्ट ट्रिपल हो गया 21 EMA पे फॉलो करते करते, ये वाले लेवल से ये वाले लेवल तक 21 EMA फॉलो करेंगे तो भी आपका स्टॉक ट्रिपल हो गया, करेक्ट? अगर आपने इधर भी एग्जिट किया है तो फिर भी आपका स्टॉक फिर से वही लेवल पे आ गया, ठीक है? तो ब्यूटी ये है, आप देख लेना, कोई भी मल्टीबैग, एवरीवन, दिस इज नॉट ओनली फॉर स्टॉक क्वेरी, दिस इज अन अंडरस्टैंडिंग कि कोई भी एक बड़ा ट्रेंड कोई भी स्टॉक में 21 EMA के ऊपर ही आएगा। कोई भी स्टॉक खोल के देख लीजिए, IRFC देख लीजिए, शेयर इंडिया सिक्योरिटीज देख लीजिए, एंजल वन देख लीजिए, उनमें बहुत बड़ा अप ट्रेंड आया, अब वो डाउन ट्रेंड में आ गए, बट उनका अप ट्रेंड जो आया वो पूरा 21 EMA के ऊपर आया। अब ये तो स्टॉक ज्यादा ट्रेंड में नहीं है, और शेयर इंडिया सिक्योरिटीज का अगर आप चार्ट देखोगे, सॉरी शेयर इंडिया नहीं, एंजल वन था शायद वो, शेयर इंडिया में भी काफी अच्छा ट्रेंड था। ये देखिए, अब इधर से 1800 रुपए से लेकर 3600 रुपए तक स्टॉक डबल हो गया, मैं इधर एंट्री मानता हूँ, ये तो डबल हो गया, फिर भी हमने 70% तो गेन लिया।
हम देखो, क्या पूरे वेबिनार में मैंने ये कहा कि हम बॉटम पे एंट्री करेंगे और टॉप पे एग्जिट करेंगे? नहीं। हम कुछ भी फॉल्स, मेरा कोई कुछ भी जो प्रैक्टिकल चीज है मैं वही बता रहा हूँ कि ना हम टॉप पे एग्जिट करने वाले हैं, ना हम बॉटम पे बाय करने वाले हैं। हम क्या करेंगे, हम इस पर्टिकुलर ट्रेंड को बाय करने वाले हैं, बस। इसीलिए तो इसका नाम स्विंग ट्रेडिंग है ना, कि हम इस पर्टिकुलर स्विंग को कैप्चर कर रहे हैं कि यहां से यहां अगर मुझे 70%, सिंपल है, अगर 10% मैंने या 8% मैंने कोई स्टॉक में डाला और स्टॉक 70% जाता है 6 महीने में या 3 महीने में, तो मेरे को कितना परसेंट प्रॉफिट मिल रहा है? 5% का। करेक्ट। ऐसे मुझे साल में कितने स्टॉक चाहिए? 10 स्टॉक। सिंपल। इसको ब्रेक डाउन ऐसा करना है। अलर्ट लगा कर रखता हूँ और चार्ट देखता हूँ फिर बाद में, अगर अलर्ट ट्रिगर ट्रिगर हुआ कि ट्रेलिंग। नहीं, डेली कैंडल क्लोज नहीं, डेली कैंडल क्लोज नहीं, आई कीप एन अलर्ट एज सुन एज द स्टॉक प्राइस क्रॉसेस, आई विल वेट फॉर 15 मिनट क्लोज एंड देन डिसाइड। वो डायनेमिक है कि क्या करना है मुझे, उस पर्टिकुलर स्टॉक में डायनेमिक रहेगा उस पर्टिकुलर प्राइस एक्शन पे बेस्ड, कि करेक्ट, ये थोड़ा सा डायनेमिक। हाँ, अभी मैं 97% कैश में हूँ, जबकि 15 दिन पहले मेरे पास में 100% एलोकेशन था, और 15 दिन के अंदर मैं 0% कैश, जीरो, मतलब मेरे पास गिन के एक स्टॉक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बाकी है। क्यों? क्योंकि जो मैंने पुराने स्टॉक्स लिए थे उनका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया। मैं अलर्ट लगा करता हूँ क्योंकि जो मैंने पहले स्टॉक्स लिए थे उनका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया, और जो मैंने नए स्टॉक्स लिए उनमें लॉसेस हो गए। देखो, मैं ये कभी भी डिनाई नहीं करता कि मुझे लॉस नहीं हुआ। ये देखिए, 4 दिन पहले मैंने डाला था, ENIL worked out of media stocks, rest booked multiple losses, but profit of ENIL was greater than the loss of other stocks. ओके, अभी एक सेकंड में ये बताता हूँ एक और चीज। ये देखिए, नन 6 मार्च को, मैंने 6 मार्च को ट्वीट किया था, बिफोर द ऑल mayhem happened, none of my recent trades were bad market, yesterday's both trade small stop losses hit and out of the market now। ये वाली कैंडल 6 मार्च है, और उसके बाद में इंडेक्स है 10% नीचे। अगर मैंने होल्ड करके रखा होता तो आई वुड हैव बीन डाउन 10-20% इन ऑल ऑफ द स्टॉक्स। अभी ये पुल बैक तो आया, मगर स्टॉक्स में बहुत बड़ा पुल बैक नहीं आया। राइट। तो ये एक चीज है कि आपको नेक्स्ट बुल रैली में क्या स्ट्रक्चर रहेगा, कैन एनीवन गेस नाउ? नेक्स्ट बुल रैली में मैं फिर से कैप्चर कर पाऊंगा ये वाली ट्रेंड कैसे? ये मूविंग एवरेज मैं बताता हूँ कि कैसे फॉर्म करेगा। ये मूविंग एवरेज ऐसा जाकर जब ऐसा होगा, एग्जांपल लेते हैं, और स्टॉक्स स्टॉक्स मेरे ऐसे जाकर इंडेक्स मेरा ऐसा होगा, समझ में आया? तो मैं कहाँ एंटर करूंगा फिर से? ये वाले पॉइंट पे, सेम स्ट्रक्चर लाइक व्हाट हैपेंड 1 ईयर अगो। ये देखिए, इंडेक्स गिरा 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 गिरा, फिर इसने हायर हाई, लोअर लो से हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन बना दिया, और ये पूरा ट्रेंड कैप्चर हुआ। करेक्ट। सेम नेक्स्ट बुल रैली के पहले, अगर इस इंडेक्स को 20,000 जाना है, तो ये 21 EMA के ऊपर तो जाएगा ना, तब मैं फिर से एंटर कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे तो ट्रेंड कैप्चर करना है बस। गॉट इट? ये आई थिंक सो, आई हैव कवर्ड एवरीथिंग दैट what I did in this recent bull correction, in this correction, and only thing is you have to follow this, that's it, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। फॉलो नहीं करोगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। मोस्टली लोग फॉलो नहीं करते हैं, आई नो, इट इज अ हैबिट, इट इज नॉट पॉसिबल टू फॉलो थिंग, बट दिस इज व्हाट विल मेक यू मनी। अदरवाइज इधर से इधर जितना पैसा बनाओगे उतना इधर से इधर में गवा दोगे, सिंपल है। ऐसा ही होगा, और वो साइकिल नेवर एंडिंग साइकिल है। फिर से आप, वो कहावत है ना, जो प्रॉफिट बुक किया वो अपना, बाकी सब सपना, और कुछ नहीं।
और to be honest, I will be honest. I saw a peak M2M of more than 30, 32% in 3 months. But I did not exit at 32, 33%. I got exited at 22, 23% max. तो ये भी चीज है कि मैंने टॉप पे एग्जिट नहीं किया। या सारे स्टॉक्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में पैसा कब बनेगा? कॉन्सेंट्रेशन में, कि you put 10% of your portfolio in a stock and that stock moves 70%, you make 7%। मगर आप 50 स्टॉक डाल रहे हो, 50 स्टॉक में हर स्टॉक में अगर आप 2% डाल रहे हो, और वो स्टॉक सिंपल, वेरी वेरी गुड, 50 स्टॉक 2%, अगर स्टॉक 100% भी जाएगा तो आपको क्या मिलने वाला है? बाबा जी का टुल्लू, 2%। क्या फायदा ये? 100% जाने के बाद में भी अगर आपको 2% मिल रहा है पोर्टफोलियो लेवल पे, सी, आप बस खुद को दिलासा दे रहे हो कि मेरे को स्टॉक में 100% मिला। पोर्टफोलियो लेवल पे वो कुछ भी नहीं है। टू 15, वर्स्ट केस 18, 20, मतलब बहुत बहुत ही अच्छा मार्केट चल रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा कौन सा निकालू कौन सा रखूं, तो मतलब बहुत वर्स्ट केस सिनेरियो 20। अदरवाइज 10 to 15 stocks is the maximum stocks you should be keeping in a swing trading portfolio। सी, नहीं, डिपेंड नहीं करता। आपका मैक्सिमम 30 लाख में, देखो ना, परसेंटेज वाइज तो आपके पोर्टफोलियो में उतना ही बनने वाला ना, 30 लाख वाले में या 3 लाख वाले में। आप देखो जिसका पोर्टफोलियो, अब मैंने स्विंग ट्रेडिंग की थी 3 महीने के लिए, 30 लाख से बेसिकली, तो उसमें मेरे को गेन मिला अराउंड 6.5 7 लाख रुपीज बेसिकली इन 3 मंथ्स। सो उसके अंदर मेरे पास 15-17 स्टॉक मैक्सिमम थे एक पॉइंट ऑफ टाइम में, और एक पॉइंट ऑफ टाइम में 6-7 स्टॉक भी थे। तो एलोकेशन was changing, number of stocks were changing depending on the कैसे ट्रेड वर्कआउट कर रहा है। एक सिंपल रूल आई फॉलो, स्टॉक में मुझे एंटर करते से ही दो ही चीज होना, मुझे इमीडिएटली प्रॉफिट दिखना, ये एक मेरा सबसे बड़ा रूल है। अगर मुझे इमीडिएटली प्रॉफिट नहीं दिख रहा तो मेरी एंट्री गलत पॉइंट पे हुई थी, ये एक सिंपल रूल है। या फिर मार्केट की कंडीशन वीक है तो मैं छोटा स्टॉप लॉस लेके निकल जाऊंगा। मगर आई विल नेवर बी इन द होप। करेक्ट? Correct. I hope you have understood a lot of things. I will be uploading this webinar session on the YouTube channel. Do share this once I upload it. I will be sharing that video with everyone so that you can watch and share it with your friends and all. And I hope you have understood a lot of things. Thank you. Have a great weekend. And here we end the session. Definitely बहुत सारा टॉपिक्स है जो कवर कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली 1 घंटे में तो हम इतना सब कुछ कवर नहीं कर सकते हैं, to be honest, right? Thank you.